Welcome back, students. Good morning. Next topic is features of the Indian Constitution. Okay. In this video, we will explain about features of the Indian Constitution. In previous video, we will explain about a making of Indian Constitution, the formation of Indian Constitution. Let us go. The main features of the Indian Constitution are federalism, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट फेडरलिज्म सिस्टम है एंड सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट, सेकेंडरिज्म, ईटीसी, यानी कि डिफरेंट है, बट जो मेन है वह फेडरलिज्म है। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ओके। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का फॉर्म है यहाँ पे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड इंडिया ने क्या किया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अडॉप्ट किया। एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री है और साथ ही साथ रिपब्लिक कंट्री भी है, क्योंकि इंडिया का जो हेड होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है, इलेक्टेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियंस पीपल्स। तो मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट इज फेडरलिज्म मीन्स गवर्नमेंट हैज टू लेवल। फेडरलिज्म मीन्स गवर्नमेंट हैज टू लेवल्स, सेंट्रल लेवल और यूनियन लेवल, एंड सेकेंड इज स्टेट लेवल। यानी फेडरल सिस्टम में होता है कि सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट होती है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट होती है, और इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पावर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। बट इंडिया ऐसी फेडरल कंट्री है, जब इमरजेंसी टाइम होगा तो क्या होगा, यह फेडरल की जगह पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी, यानी कि स्टेट के पावर को सेंट्रल या यूनियन कैप्चर्ड कर लेगा। सेकेंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चूंकि इंडिया ब्रिटिश कॉलोनीज रहे लॉन्ग पीरियड तक, और इंडिया में जो डेमोक्रेसी आई, जो भी सिस्टम्स है, या मोस्टली धीरे धीरे कॉपी है ब्रिटिशर्स की, वहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम की। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में अप्लाई है, आल्सो नन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के 3 सेक्शंस होते हैं, एक द इंडियन प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, लोकसभा जो होती है जिसे लोअर हाउसेस भी कहते हैं, और राज्यसभा जो होती है इसे अपर हाउसेस कहते हैं। यानी कि कहीं भी अगर हम देखेंगे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में होगी, वहां पे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस, लोअर हाउसेस जिसमें पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स इलेक्ट करके भेजते हैं, और सेकेंड होती है राज्यसभा या अपर हाउसेस, जिसमें क्या होता है, जो हमारे एमएलए और एमपी होते हैं, एमएलए और एमपी क्या करते हैं, या इलेक्ट करके, यानी जिनको हम इलेक्ट करते हैं वह एमएलए और एमपी अपने मेंबर्स को इलेक्ट करके और राज्यसभा में भेजते हैं, यानी कि उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि हमारे एमएलए और एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इलेक्ट करके भेजते हैं। थर्ड देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो थर्ड फीचर्स है, फीचर्स तो वैसे एक लॉन्ग इसकी लिस्ट है, बट इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो सेपरेशन ऑफ पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, पावर को सेपरेट कर देता है। ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और 3 का जो इंटरलिंक है वह एक दूसरे को क्या करती है, ईच अदर जो बॉडीज हैं इनको कंट्रोल करने का काम करती है, एक दूसरे को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इनमें देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द स्टेट इनटू द 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनका अलग अलग फर्क होता है। देखिए नेक्स्ट है लेजिस्लेचर, लॉ प्रिपेयरिंग काम करता है। एग्जीक्यूटिव, इसके द्वारा बनाए गए जो लॉ होते हैं, प्रिपेयरिंग लॉ होती है, उन्हें अप्लाई
करने का काम करती है। और एग्जीक्यूटिव जो होती है वह लेजिस्लेचर के ही मेंबर्स होते हैं, जिसे प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहा जाता है, जिसे गवर्नमेंट कहा जाता है। एंड थर्ड होती है जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे स्पेशल पावर दिया है कंट्रोल, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा, इसके द्वारा प्रिपेयरिंग लॉ और अप्लाई लॉ को क्या करेगी, ये सुपरविजन का काम करती है। फोर्थ है फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन फीचर्स में से है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35 एंड फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A। ओके, तो 51A है जिसमें प्रेजेंट टाइम में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू रेमेडीज। ओके, एंड डिफरेंट में ड्यूटीज में भी क्या है, हमारी ड्यूटीज ये है कि हम अपने कंट्री को की सर्विस करें, सेवा करें, उसे सिक्योरिटी प्रदान करें, जो हमारा फ्लैग है उसे हम सम्मान दें, तो हमारी जो कल्चर है उसको भी हम प्रिजर्व करके रखें। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें है। फिर नेक्स्ट है आपका सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या फीचर्स है। सेकुलरिज्म इंडिया जो कंट्री है या किसी ओनली वन रिलीजन्स को या प्रमोट नहीं करती है, उसे प्रेफरेंस नहीं देती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एवरी किसी रिलीजन को अडॉप्ट ही नहीं करता, किसी धर्म को भी नहीं मानता, और साथ ही साथ क्या कहता है कि जो ऑल रिलीजन्स है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सबको फ्री प्रोवाइड करता है, फ्रीनेस प्रोवाइड करता है कि आप लोग अपने रिलीजन को उसका प्रमोट करिए, प्रोपेगेट करिए। ओके, तो 6 है वेलफेयर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वेलफेयर स्टेट के लिए इसने क्या किया, आर्टिकल 36 to 51 तक इसने डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को लागू किया। इसे कोर्ट, इस डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कोई पर्सन कोर्ट नहीं जा सकता, बट क्या है, यहाँ की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह वेलफेयर स्टेट के फेवर में काम करे, यानी कि कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करे। तो आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम आ रही है। ओके, चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, जो प्रधानमंत्री आपका किसान सम्मान निधि हो, फिर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो डिफरेंट टाइप के मनरेगा हो, महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल गारंटी योजना, तो ये जो डिफरेंट टाइप की स्कीम आ रही है गवर्नमेंट के द्वारा, फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, तो ये डिफरेंट टाइप की जो स्कीम है ये क्या इसी वेलफेयर स्टेट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में है आर्टिकल 36 के लेके 51 तक, उसको तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है जिसे गवर्नमेंट अडॉप्ट की है। एंड 7th है और डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी फीचर है कि यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत व्यापक रूप से लिखा गया है। ओके, उसमें बातें क्या की गई है, लिखने का काम की गई है, जिसका ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ तो 395 आर्टिकल्स एंड 7 और 8 लिस्ट थी, बट इस समय इसमें इसको जोड़ते जोड़ते प्रेजेंट टाइम में 475 के आसपास, 500 के आसपास क्या है इसमें आर्टिकल्स इंक्लूड हो गए हैं। मेन आर्टिकल्स में क्या किए गए, ABC करके उसमें इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ अब 12 जो उसकी लिस्ट है, 12 लिस्ट हो गई है, शेड्यूल जिसे कहा जाता है, और इसके जो पार्ट है स्टार्टिंग में कम थे, प्रेजेंट टाइम में 24 पार्ट्स के एटलीस्ट है नियर अबाउट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 to 35 है। इस फंडामेंटल राइट में डिफरेंट है। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18 हमें प्रोवाइड की गई। इसमें क्या होता है, एवरी सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड, इक्वलिटी की राइट प्रोवाइड की गई है, चाहे वह लॉ हो, लॉ के अकॉर्डिंग ऑल इंडियन पीपल्स आर इक्वल, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर हो, एक जनरल पीपल हो, सबके लिए क्या है, वन ऑफेंस के लिए अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए सेम टोटल, अगर कोई मर्डर करता है तो कोई भी हो, एनी अदर पर्सन, सब पे वन रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। तो राइट टू इक्वलिटी है। फिर आपका इसमें
राइट टू इक्वलिटी को लेते हुए जो 13 के अकॉर्डिंग जो टाइटिल है, टाइटिल को अडॉप्ट करने की, उसको एबॉलिश कर दिया गया। बट जो प्रेसिडेंट टाइटिल प्रोवाइड करते हैं, या जो विदेश से जो कोई टाइटिल जिसको मिलेगा, जिसको कोई अवार्ड मिलेगा, तो परमिशन लेके लेनी पड़ती है। जो प्रेसिडेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो टाइटिल तो रहता है, लेकिन अपने नेम के पहले और नेम के लास्ट में उसे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, इसी तरह इसमें राइट ऑफ इक्वलिटी में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को अडॉप्ट किया गया है। फिर जो भी पब्लिक जॉब्स हैं, गवर्नमेंटल जॉब्स है, उसमें आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग ऑल इंडियन पीपल्स को क्या किया, इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है, टोटल इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है ऑल इंडियन सिटीजन्स को। फिर आपका राइट टू स्पीच देखिए, सॉरी राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक है। 19 में राइट ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम है। इसी के अकॉर्डिंग मीडिया को भी 19(1)(a) के अकॉर्डिंग मीडिया को भी फ्रीनेस प्रोवाइड की गई है। डिफरेंट टाइप के आप इंडिया के एनी प्लेस पे आप जा सकते हो, इंडिया में कहीं भी आप सेटल हो सकते हो। ओके, तो डिफरेंट टाइप की आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो, पीसफुली आप मार्च मूवमेंट कर सकते हो, मार्च कर सकते हो। तो टोटल क्या है, फिर आपका आर्टिकल 21 में जो क्या करता है, हमें हमारी लाइफ की गारंटी प्रोवाइड करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी के अकॉर्डिंग 21 के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है कि 14 ईयर्स तक की एज के लिए स्टूडेंट्स के लिए, चाइल्ड्स के लिए एवरी पेरेंट्स का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह इनको एजुकेशन प्रोवाइड करे, यानी कि इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब यह मस्ट हो गया, अनिवार्य हो गया। फिर आर्टिकल 22 है, जिसमें जो हमें अपराधी यानी कि जो एक्यूज है, जो क्राइम हम करते हैं, अगर कोई हम क्राइम करें, जब तक हम क्रिमिनल डिक्लेयर न कर दिए जाए कोर्ट के द्वारा, तब तक क्या होता है, तब तक हम पे कोई वो नहीं होता। इसी के अकॉर्डिंग पोटा वोटा पीसा वसा जो टेररिस्ट हैं, उनके लिए भी प्रोविजन किए गए। तो डिफरेंट टाइप के हैं राइट टू फ्रीडम में। जो इसका इसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल 20 है, जो ये कहता है कि जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक आप दोषी नहीं है। जिसका मिसयूज करते हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस करते हैं, जो वैसे क्रिमिनल्स होते हैं करते हैं। तो ये रहा आपका राइट टू फ्रीडम। फिर थर्ड देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें 23 है, 24 है। 23 ये कहता है कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में आप किसी चाइल्ड्स का, वुमेन का आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते, मतलब मानवीय व्यापार नहीं कर सकते हो। एंड 24 है कि 14 ईयर्स से कम एज के बच्चों को, जो चाइल्ड्स है, इनको आप किसी फैक्ट्री में, अपने घर पे आप एक काम नहीं करा सकते हो। इसके लिए क्या है, या पनिशेबल। ओके, फिर आपका देखिए फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसमें रिलीजन का प्रमोट करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, रिलीजन इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयर करने के लिए धार्मिक संस्थाएं बना सकते हो, धर्म का प्रचार कर सकते हो। ओके, कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हो। फिर आपका 5 देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30। इसके लिए स्पेशल माइनॉरिटी के लिए आप प्रोविजन किया गया है। जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए क्या किया गया, या अपने कल्चर को मेंटेन रखने के लिए, चाहे वो ट्राइबल से क्यों ना, वो क्या कर सकती है, वैसे इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकती है। ओके, आर्टिकल 29 और 30 के कारण अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकती हैं, जो इनके कस्टम्स हैं उनको प्रमोट कर सकती हैं। बट क्या होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट होने चाहिए, इसमें रिलीजन की एजुकेशन तो प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ इन पे कोई नेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर 6 देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट का पार्ट है। इसके अकॉर्डिंग राइट टू रेमेडीज के अकॉर्डिंग से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसमें 6 ऐसे होते हैं जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर इशू किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स के द्वारा। इसमें सर्टेरी है, हैबियस कॉर्पस है। ओके, तो डिफरेंट टाइप के हैं। एंड फिर 7 देखिए, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 का मैंने एक्सप्लेन किया था अभी। 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, या उनके माता पिता की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें। अब कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कर सकता कि हम स्कूल नहीं भेजेंगे, तो
क्या है, ये फूड राइट टू एजुकेशन, यह जो आर्टिकल 21 है यह बहुत ही व्यापक है। यह हमें जीवन की गारंटी प्रोवाइड करता है, लाइफ गारंटी प्रोवाइड करता है हमारे लाइफ की। इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट प्लेसेस पे क्या कर सकते हैं, कोई भी हमें बिजनेस कर सकते हैं, एनी प्लेस बिजनेस कर सकते हैं, फुटपाथ पे हम बिजनेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे हैं जो आर्टिकल 20 का जो क्राइटेरिया है यह काफ़ी व्यापक हो गया है। जैसे मैंने बताया पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मकान मालिकों के बारे में देखा जाए तो प्रत्येक मकान मालिक उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनके किराएदार हैं उनके लिए क्या करें, बेटर वाटर की अवेलेबिलिटी रखें, फैसिलिटी अवेलेबल रखें। तो डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक काफ़ी क्लीन एंड मेंटेन एनवायरनमेंट को क्रिएट करे। तो ये सब आर्टिकल 21 के जो क्राइटेरिया है यह काफ़ी व्यापक हो गए हैं, काफ़ी व्यापक लेवल पे हैं। तो ये रहा आपका फंडामेंटल। और भी आर्टिकल जो रहा है आर्टिकल 31 रहा, 33 है, 34 है, 35, तो ये कुछ 33 34 आर्मी से रिलेटेड है, ओके, सेना से। तो इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन आपका ये तो ये रहा आपका फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट। ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 का ये फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी पॉलिटिक्स का नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।